नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में आज हम वार पलटवार पर चर्चा करेंगे, जहां बीजेपी की दिल्ली इकाई ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी दिल्ली कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर आपके 10 साल के शासन को निशाना बनाया। आपने पोस्टरों में बीजेपी ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं मनीष सिसोदिया और सतीश जैन को भ्रष्टाचार के 30 मार खा करार दिया। बीजेपी ने अपने पोस्टर में केजरीवाल पर कथित शराब घोटाले के जरिए भारी मात्रा में पैसा बनाने का आरोप लगाया। एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, जहां सदी दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के दावों की पोल खोल दी है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पूरा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित आंकड़ों के जरिए शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में आप सरकार को आईना दिखा रहे हैं। या तो आम आदमी पार्टी उन सवालों का जवाब दे या फिर ये सवाल कम से कम पूछने को बंद करे। दूसरा क्या है, मैंने देखा है कि 10 साल बाद जो सरकार आई है केजरीवाल साहब की, वो अपना हिसाब किताब दे रहे हैं, तो कुछ इंटरव्यूज देते हैं, कई जगहों पर बात करते हैं और उन्होंने कई आंकड़े जनता में फेंकने शुरू किए हैं कि किस तरीके का उन्होंने विकास किया है पिछले 10 सालों में। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा समय चाहूंगा, उन्हीं के आंकड़ों को मैं उन्हीं के सामने प्रस्तुत करता हूं और ये आप लोग तय करिएगा कि क्या ये लोग कहते हैं क्या नहीं कहते। क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत ये नहीं है कि कोई सरकार अपनी बात को बढ़ चढ़ कर बताती है, पर दिक्कत है अगर सरकार सीधे सीधे झूठ बोले, और मैं तो कहूंगा आदतन झूठ बोले, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बीजेपी भी अपने तरीके से आप सरकार को घेर रही है। बीजेपी ने आप सरकार की नाकामियों और घोटाले को लेकर अपने कार्यालय पर पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए आप सरकार के 10 साल के दावों की पोल खोल दी है। और आज जब चुनाव सर पर आ गए हैं तो आज इनको पुजारी भी अच्छे लगने लगे। और ये दिल्ली की जनता पुजारी हो या दूसरे धर्म के ग्रंथी हो या जो भी व्यक्ति हो, दिल्ली का एक एक व्यक्ति जानता है कि अरविंद केजरीवाल का मतलब है झूठ, धोखा, लूट। ये विषय कल भी आया था, आज फिर कह रहा हूं। 2013 से मौलवी इमाम को वेतन देने वाले अरविंद केजरीवाल आज उन्हें मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों की याद क्यों आई है? कारण स्पष्ट है कि चुनाव है। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की और प्रति माह 18,000 रुपए देने का वादा किया है, तब से बीजेपी निराश है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि खुद को हिंदुओं की शुभचिंतक कहती है और अभी तक 22 राज्यों में से किसी में भी बीजेपी ने इस योजना की घोषणा नहीं की है, जबकि वो सत्ता में है। मैं ये देख रहा हूं कि कल से जब से पुजारियों और ग्रंथियों के लिए केजरीवाल जी ने सम्मान योजना की घोषणा की है और ये कहा है कि 18,000 रुपए पुजारियों और ग्रंथियों को प्रतिमाह दिया जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है बुरी तरीके से और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 22 राज्यों में उनकी सरकार है और अपने आप को वो कहते हैं कि वो बहुत बड़े हिंदुओं के हित चिंतक हैं। तो मुझे आप बताइए कि 22 राज्यों में एक भी राज्य के अंदर ये योजना भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं कर पाई। तो इसके कारण से वो बेचारे बौखला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और केजरीवाल जी की इस योजना से उनको अब ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से बाजी खिसक गई। कहने का मतलब साफ है कि अभी तक दिल्ली में विधानसभा चुनावों की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी तेज कर दी। विधानसभा चुनावों तक दिल्ली में राजनीतिक दलों के बीच चल रही तकरार
और भी ज्यादा तीखी होगी, इसका अंदाजा दिल्ली वोटर्स को भी है। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो अब जिस तरह से देखें कि दिल्ली की सियासत काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है, हालांकि तापमान गिरता जा रहा है लेकिन सियासत में कमी नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से देखें ना ही आम आदमी पार्टी, ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस, तीनों की तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही एक दूसरे को वार पलटवार करने में। बहरहाल इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। सबसे हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रदीप आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अभी हालांकि चुनावी तारीखें सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं या फिर जुबानी वार पलटवार देखने को मिल रहा है, वो काफी ज्यादा दिलचस्प बनाता है दिल्ली विधानसभा चुनाव को। क्योंकि अब जिस तरह से देखें, ना ही कांग्रेस पीछे है, ना ही बीजेपी और ना ही आम आदमी पार्टी, यानी कि तीनों ही पार्टियों की तरफ से पूरी जो इन्वॉल्वमेंट है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। देखिए, चुनावी मुकाबला जो है एक जोर पकड़ता हुआ मुकाबला वो तब्दील होता नजर आ रहा है। जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें वार पलटवार हैं वो तीखे हो रहे हैं, क्योंकि ये रणनीतिक तौर पर उसका भी हिस्सा है। क्योंकि अब जो है चुनावी मुकाबले में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है जब चुनावी बिगुल बजेगा, और माना जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में संभावना है कि हो सकता है कि चुनावी बिगुल बज जाए, और उससे पहले चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां की हैं। लेकिन आज हमने देखा है कि जो वार पलटवार और जिस तरीके से ग्रंथी और पुजारी उनको जो सम्मान निधि देने का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है, उसके बाद एक बड़ा हमला हो रहा है। और बीजेपी ने इसको यहाँ पर जो हिंदू विरोधी रही हैं वो अब हिंदुओं की याद आ रही है या फिर ग्रंथियों की याद आ रही है, जबकि मौलवियों के उनके पैसे नहीं दिए गए हैं, उनके जो सम्मान निधि थी वो उनको नहीं मिली है, वो पैसा रुका हुआ है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आज जिस तरीके से इस पूरे चुनावी रण में हम देख रहे हैं कि संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से पहले उन्होंने एलजी से मुलाकात की थी, आरोप लगाए थे और पूरे मामले में एक राजनीतिक बढ़त बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और इसमें बड़े आरोप उन्होंने लगाए। न सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं, दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर सवाल खड़े किए गए, बल्कि सबसे बड़ा जो हमला उनका माना जा रहा है वो माना जा रहा है कि उनकी जो माता रही हैं दिवंगत नेता कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनका हवाला देते हुए उन पर जो आरोप लगाए गए और जिन आरोपों का उन्होंने जिक्र किया है उसमें उन्होंने विजय कुमार मल्होत्रा जो बीजेपी के नेता उनका जिक्र किया। कभी दिल्ली की राजनीति में कद्दावर नेता रही हैं विजय कुमार मल्होत्रा, और जब एक डेलीगेशन मिला था 360 जो पन्ने वो गिनाते थे शीला दीक्षित के खिलाफ, वो सबूत कहाँ है, ये सबूत उन्होंने मांगे हैं। तो अब शीला दीक्षित की विरासत के वारिस हैं संदीप दीक्षित, और वो नई दिल्ली सीट से चुनाव मैदान में हैं। वो अगर अपने यहाँ दिवंगत माता का जिक्र करते हैं, उनको इस मुकाबले में लाकर उन पर लगे आरोपों का जिक्र करते हैं, तो एक शीला दीक्षित की इमेज रही है दिल्ली में, और खास तौर से दिल्ली को संवारने में शिल्पकार की भूमिका उनका जिक्र होता है, तो उसको वो फ्रंट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से देखें, भले ही कांग्रेस कमजोर नजर आ रही हो, लेकिन संदीप दीक्षित इस लड़ाई को बड़ी लड़ाई करने में जुट गए हैं, और इसलिए आज उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं। और इसमें उन्होंने जो आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने की बात कही है, 10 करोड़ रुपए का वो हर्जाना मांगेंगे और उसको दिल्ली के विकास पर खर्च करेंगे, यानी यमुना की सफाई और स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। यानी उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि जो उन पर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के साथ साठगांठ को लेकर कि बीजेपी ने उनको पैसे दिए हैं, नगद पैसे दिए हैं, यह आपराधिक कृत्य का मामला है। अगर उनके पास सबूत नहीं है तो या तो उसको साबित करें, नहीं तो फिर वो मुकदमे की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। लेकिन संदीप दीक्षित इन तेवरों के जरिए ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो उनकी माता पर आरोप लगे हैं उनकी तरह चुप बैठने वाले नहीं है, बल्कि इसको वो यहाँ पर चुनौती देंगे, कानूनी तौर पर इसको मुद्दा बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाएंगे यहाँ पर आम आदमी पार्टी को, ये दिखता है। अभी इस पर जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी की ओर से या जिस तरीके से पलटवार होना चाहिए था उसका इंतजार रहेगा। लेकिन बड़े सवाल है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम बदला है और इसमें जो पार्टी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सबसे कमजोर पार्टी दिल्ली में अगर कोई रहेगी तो कांग्रेस रहेगी, वो कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित इस लड़ाई में
कांग्रेस को लाते हुए नजर आ रही हैं। एक त्रिकोणीय लड़ाई तो बनाने की कोशिश उनकी रहेगी ही, और नई दिल्ली सीट से अपने मुकाबले को भी वो रोचक मुकाबले में तब्दील करेंगे। उन मुद्दों को वो उठा रही हैं जो चुनाव में वो इनको धारदार तरीके से आगे लाने वाले हैं। दूसरा जो इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी योजना का ऐलान किया, ग्रंथी पुजारी योजना को लेकर मंदिर और जो गुरुद्वारा जाने की योजना उन्होंने तैयार की है, इसके जरिए वो बड़ा मैसेज देने में जुट गए हैं। आज अरविंद केजरीवाल मंदिर में और सीएम जो आतिशी हैं गुरुद्वारे में नजर आई हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आए कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और इसके जरिए उनका जो योजनाएं हैं वो रोकने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इधर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू किया है। हर जिला इकाई और उनके सांसदों को ये विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर जिले में जाकर अपने जो क्षेत्र हैं, संसदीय क्षेत्र, वहां पर वो एक चार्जशीट जो लेकर जा रही हैं, जो जिसका जिक्र बीजेपी ने पहले किया था। चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए स्थानीय मुद्दों को शामिल करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला वो तेज किया जाएगा और कई जगह पर उनके सांसद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो बीजेपी जो अपने उम्मीदवारों को लेकर जल्द ही सीईसी की बैठक करेगी और उसके बाद उस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन बड़े सवाल हैं जो आज संदीप दीक्षित की ओर से उठाए गए हैं, लिहाजा एक नई बहस गरमाते हुए नजर आ रही है। एक बड़ा पॉइंट इसमें यह है कि संदीप दीक्षित अपने माता दिवंगत नेता शीला दीक्षित के बदले की लड़ाई को इसको बनाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ये बड़े आरोप लगा दिए हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला बनकर उभरेगा नई दिल्ली सीट से, ऐसा दिखता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला धीरे धीरे बनता जा रहा है, जैसे जैसे कांग्रेस भी पूरी तरह से चुनाव में एक्टिव हो गई है। प्रणय, जिस तरह से देखिए कि संदीप दीक्षित का नाम जब से सामने आया, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में काफी ज्यादा खलबली मच गई है, या यूं भी अगर हम कहें तो क्या गलत होगा कि आम आदमी पार्टी डर सी गई है? नहीं, देखिए, डरना तो सही शब्द नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर संदीप दीक्षित, क्योंकि हम लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं कि शीला दीक्षित के बेटे रहे हैं और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, वो खुद भी 2 बार के सांसद दिल्ली में संदीप दीक्षित रहे हैं। तो उस लिहाज से एक बड़ा नाम जरूर है, यानी एक वॉकअवे नहीं दिया है जया कांग्रेस ने। ये जरूर कहा जा सकता है कि कोई भी एक डमी कैंडिडेट, अक्सर देखा जाता है बड़े नेताओं के खिलाफ कोई डमी कैंडिडेट खड़ा होता है और वो चुनाव लड़ता है और फिर आसानी से जीत जो मजबूत उम्मीदवार है उसकी हो जाती है। तो ऐसा नहीं देखने को मिला है, ये बात जरूर है। और यही कारण भी है जया कि बीजेपी भी इस ओर चर्चा कर रही है कि केजरीवाल के खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार उतरे, जिसमें प्रवेश वर्मा का जो नाम है वो सबसे ऊपर चल रहा है। अब आज के अगर घटनाक्रम की हम जिक्र करें जया, तो आज देखिए, आज से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का जो शुरुआत है वो हो गई है। अरविंद केजरीवाल को आज कनॉट प्लेस के मंदिर पहुंचना था, लेकिन वहां पर पहले से ही बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे और काफी ज्यादा हमने वहां पे देखा कि टसल देखने को मिल रही थी। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो वहां ना जाकर आप देखिए वो मरगट वाले बाबा मंदिर चले गए, हनुमान मंदिर जो कि ISBT पर है, और वहां पर उन्होंने पहले हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद जो वहां के महंत हैं वरुण शर्मा, उनका जन्मदिन भी था, उन्होंने अपने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया है, तो उन्हें जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी और बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन भी किया। वरुण शर्मा से मुलाकात करके जो महंत हैं उन्होंने वहां पर इस योजना का शुभारंभ कर दिया। अब बात आती है ग्रंथियों की, तो जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो पहुंची करोल बाग के गुरुद्वारे में, उनके साथ विधायक भी मौजूद थे, स्थानीय विधायक, और करोल बाग के जरनैल सिंह भी विधायक मौजूद थे, मेयर भी मौजूद थे, और वहां से उन्होंने जो इस योजना है उन्होंने भी उसका शुभारंभ कर दिया। जो ग्रंथी थे उनका रजिस्ट्रेशन करके शुभारंभ इसका कर दिया है जी। तो एक तरफ तो ये तस्वीर है जहां पे सरकार कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो 18,000 रुपए की हम वित्तीय सहायता हम पुजारियों और ग्रंथियों को देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का यह आरोप है कि आखिर पिछले 10 सालों में आपने इस योजना को क्यों नहीं लागू किया और इस योजना को आप किस तरह से लागू करेंगे, क्योंकि दिल्ली पर पहले ही जो आर्थिक बोझ है वो बढ़ रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो आज देखने को मिला। और शाम होते होते जय एक और जानकारी दे दूं, जो दिल्ली में ही एक और प्राचीन मंदिर है, नरसिंह हनुमान जी का मंदिर है चांदनी चौक में, उनके जो महंत है गौरव शर्मा, उनका आशीर्वाद लेने जो अध्यक्ष हैं
वो पहुंचे हैं। उनके साथ जो चांदनी चौक के सांसद थे प्रवीण खंडेलवाल वो भी मौजूद थे। तो आज ये हमने पूरा घटनाक्रम देखा है। हर कोई पुजारियों और ग्रंथियों के इस योजना को लेकर चर्चा बनी रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में, क्योंकि सभी की नजरें इस बात पर हैं कि अब बीजेपी अपना घोषणा पत्र या जिसे वो संकल्प पत्र कहती है वो कब तक सामने लाती है। क्योंकि आज भी जब बीजेपी के प्रवक्ताओं से बात पूछी जा रही थी और उनसे सवाल किए जा रहे थे तो वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि जब उनका संकल्प पत्र आएगा तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो वादे हैं दिल्ली की जनता से वो किए जाएंगे और उसे दिल्ली की जनता जो है वो जरूर स्वीकार भी करेगी। तो ना सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवारों का इंतजार हो रहा है लिस्ट का, बल्कि बीजेपी के संकल्प पत्र का भी इंतजार हो रहा है। संकल्प घोषणा पत्र तो कांग्रेस को भी जारी करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी ज्यादा मजबूत है और हम ये मान के भी चल रहे हैं कि सीधा जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, इसलिए देखना दिलचस्प रहेगा कि बीजेपी इस बार अपने संकल्प पत्र में क्या कुछ शामिल करती है। अब बिल्कुल काफी सभी की निगाहें भी एक तो बीजेपी के उम्मीदवारों पर टिकी है, दूसरा क्या कुछ घोषणा उनके घोषणा पत्र में रहेंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। ललित, जिस तरह से देखें चाहे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों में ही वार पलटवार देखने को मिल रहा है। जहां बीजेपी आज पोस्टर वार कर रही है आप पर, तो कांग्रेस की तरफ से भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया और मानहानि की बात कही जा रही है। तो वही आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। बिल्कुल जय, आपने सही कहा कि जैसा कि मेरे दो साथियों ने भी बताया, इससे पहले प्रदीप जी ने भी बताया, प्रणय ने भी बताया आज पूरे दिन भर में क्या घटनाक्रम हुआ। लेकिन मुझे दरअसल पिछले जब से ये पूरी घोषणा घोषित हुई है, मैं इस घोषणा के अगर वोटर्स के आयाम पर नजर डालें कि कितना इम्पैक्ट इसका पड़ता है, तो लगता कुछ ऐसा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच ये पूरा मामला जैसे पुजारियों तक ही सीमित है। दरअसल जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, दिल्ली की राजनीति में अगर ब्राह्मण वोटों का शेयर देखा जाए जया, तो वो तकरीबन 10% के आसपास है। और इसी तरह से अगर देखा जाए कि दलित वोटों का शेयर कितना है, तो वो 16% है। तो दलित जो है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी का कब्जा है। और 10% जो ब्राह्मण वोट है वो माना जाता है कि ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी के पास जाता रहा है। और वो जो 10% है, अब अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा ने उस 10% वोटरों पर भी एक तरह से बाइफरकेशन कर दिया है और वो 10% वोट जो है अब सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाएगा। इतना आप समझिए कि अगर इस योजना के तहत 5000 पुजारियों को भी फायदा होता है, तो तकरीबन 5000 पुजारियों से जितने पुरोहित जुड़े होते हैं, जितने यजमान जुड़े होते हैं, सब लोग जो है कनेक्ट होते हैं और वो सभी लोग तकरीबन एक बड़ी आबादी ऐसी बन जाती है जो कि सीधे वोटरों पर असर डालती है। और किसी भी पुरोहित का यजमान जो होता है वो एक तरह मैच्योर उम्र का ही होता है, वो वोटर ही होता है, तो वो एक पूरे ब्राह्मण तबके पर असर जाता है। तो 10% वोटों की ये बड़ी लड़ाई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में आ गई है अपनी स्कीम को लेकर के। इससे पहले जब वो इमामों के लिए योजना लेकर आई थी अपनी सरकार में, तो उस वक्त कहा गया कि ये मुस्लिम राजनीति हो रही है। लेकिन इस बार जब पुजारियों के लिए योजना आई है, तो वो जो है ब्राह्मणों के वोटों पर आम आदमी पार्टी की नजर है। इसी तरह से अगर ग्रंथियों पर नजर डालें, तो ग्रंथियों का मतलब सीधे तौर पर देखा जाए तो सिख वोटों पर भी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा क्लेम कर दिया है। ये सिख वोट भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय में आम आदमी पार्टी ने सिख वोट हासिल करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन उसने इस योजना के जरिए उसको भी एक तरह से साथ दिया है। तो ब्राह्मण, दलित और सिख, ये जो कॉम्बिनेशन आम आदमी पार्टी ने बनाया है, मुस्लिम वोटों को वो अपने पास मानकर चल रही है। हालांकि मुस्लिम जो है अपनी सैलरी को लेकर काफी परेशान हैं। उनके जितने इमाम हैं वो सब लोग लगातार अरविंद केजरीवाल के घर भी गए थे। एक उनकी नाराजगी है, अगर वो उनको भी साथ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि दिल्ली का जो तकरीबन 4-5% का जो 4-5 तकों में जो बड़ा वोट बैंक है, जिसमें मुस्लिम है, ब्राह्मण है, दलित है, पंजाबी है और इसके अतिरिक्त पूर्वांचली है। तो पूर्वांचल का वोट पहले से ही भारतीय आम आदमी पार्टी के साथ रहा है।
तकरीबन 20 सीटें पूर्वांचल की हैं, तो 20 में से तकरीबन 16 से 17 सीटें आम आदमी पार्टी के पास रही हैं। तो इस पूरे स्टेप को अगर हम थोड़ा सा इस नजर से भी एनालिसिस करें कि आखिर किसने किस वोट बैंक को ग्रैब किया है, तो नजर आता है कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर ग्रैब कर दिया है। कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी का वोट, कांग्रेस से तो आम आदमी पार्टी पहले ही उसका वोट बैंक ले चुकी है। अब कांग्रेस के सामने तो बड़ा टास्क है वापसी करने के लिए, लेकिन इस पूरी योजना का नुकसान अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ है। और नतीजा यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे नेताओं को जो है इस पूरे अभियान में लगाया हुआ है और वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस जो आम आदमी पार्टी की योजना है उसको अपने बयानों के जरिए, उसको अपने उदाहरणों के जरिए वो कमी करने की कोशिश कर। उसने साफ तौर पर कहा कि 10 साल में आपने ये योजना क्यों नहीं लागू की। बिल्कुल, तो क्योंकि कई बड़े सवाल ललित उठ रहे हैं कि 10 साल में आपने ये योजनाएं क्यों नहीं लागू की, आखिर का जब समय बचा है, चुनाव करीब है, तब आप इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। सवाल तमाम अलग अलग तरफ से उठते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि अब लगातार घोषणाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही, आम आदमी पार्टी का एक अपना अलग वोट बैंक है और कहीं ना कहीं से बीजेपी और कांग्रेस उसको भेजने की जो कोशिश है वो कर रही है। क्या आम आदमी पार्टी को इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा दिल्ली में? देखिए, जिस तरीके से हम मुकाबले में देख रहे हैं और लगातार जिस तरीके से अपनी पिच तैयार करते हुए अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं, वो अपने मुद्दों पर अब बैटिंग करा रहे हैं दूसरे विरोधी दलों को, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी की ये रणनीति है कि वो खासतौर से जो बड़ा वोट बैंक झटका है उन्होंने कांग्रेस पार्टी से, उसको वो अपने पाले से ना निकलने दें। एमसीडी चुनाव में भले ही कांग्रेस को कई सीटों पर कामयाबी मिली, लेकिन जो अल्पसंख्यक वोट बैंक उनका उस पर दावा बना हुआ है और इसीलिए इस वोट बैंक को छिटकने न देना। दूसरा, रणनीतिक तौर पर देखें तो हिंदू वोट बैंक को उस पर निगाहें जमाते हुए उन्होंने जिस तरीके से पुजारियों के लिए मानदेय की घोषणा की है और इसलिए बीजेपी को कहना पड़ा कि ये हिंदू विरोधी पार्टी आखिर पुजारियों की याद कैसे आ गई, ग्रंथियों की याद कैसे आ गई। तो 70 प्लस 10% अगर देखें आप, यानी 70% कुल मिलाकर हिंदू वोट बैंक के लिहाज से और 10% करीब करीब सिख वोट बैंक के लिहाज से, इन दोनों वर्गों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव चला है। अब तक कुल 5 योजनाएं उन्होंने लॉन्च की हैं जो खासतौर से अलग अलग वर्ग को लेकर हैं और कल भी हमने जिक्र किया कि बस मार्शल हो या फिर संविदा अध्यापक, उनके लिए आने वाले दिनों में वो बड़ी घोषणा करने वाले हैं। चुनावी बिगुल बजने से पहले ये वो ऐलान कर सकते हैं। इस तरह के भी संकेत मिले हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखें अभी तक की चर्चा में जो पहलू निकल कर आए हैं, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, देखिए अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की राजनीति में उन्होंने शुरुआत की थी, करप्शन को एक बड़ा हथियार उन्होंने बनाया और करप्शन के मोर्चे पर उन्हें सभी लोगों का समर्थन मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं का परसेप्शन बना था राजनीति में यूपीए, तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ। उसको भुनाते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नजर आए, एक के बाद एक उन्होंने सत्ता हासिल की और मजबूर कर दिया कांग्रेस को सहयोग देने के लिए। यानी जब कमोबेशी रह गई 3 नंबर में, तब कांग्रेस को समर्थन देना पड़ा, मजबूरी बन गए केजरीवाल। ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां उन्होंने पैदा कर दी। ये उनकी राजनीतिक तौर पर शुरुआत थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कदम आगे बढ़ाए, एक सदीवी राजनीति के साथ उन्होंने धीरे धीरे जिस तरीके से यहाँ पर सत्ता हासिल की और उसके बाद लंबा दौर देखा है जब राजनीति में एक बार फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात आपने की है। अब धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल उस फैक्टर को यहाँ पर कमजोर कर रहे हैं, अपने जो मुद्दे हैं उनको आगे लाते हुए वो एक राजनीतिक बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसमें निश्चित तौर पर अब बीजेपी के लिए चुनौती है उनको काउंटर करना, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए अपना स्पेस बनाना, अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाना। संदीप दीक्षित एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर निकल कर आए हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा अलग अलग सीटों पर, ये बड़े पहलू रहेंगे। तो लीड भले कर रहे हो उन मुद्दों को लेकर, क्योंकि शीला दीक्षित के बेटे हैं इसलिए उन्होंने इन मुद्दों को एड्रेस किया है, लेकिन बड़े सवाल बचे हुए हैं। और वोट बैंक के लिहाज से आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो यही है कि वो न सिर्फ बीजेपी के वोट बैंक पे सीध लगाए, जो पुजारियों के जरिए उन्होंने कोशिश की है, ग्रंथियों के जरिए नया वोट बैंक उनको हासिल हो, बल्कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को भी कोशिशें तो की जा रही है। जी प्रदीप, कोशिशें तो लगातार सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन कौन अपना कितना वोट बैंक मजबूत करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि दिल्ली का दंगल जिस तरह से देखने को मिल रहा है और लगातार इसमें सियासत बढ़ती जा रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी अपने पूरे दमखम के साथ पूरी ताकत झोंकते हुए विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगे की लड़ाई किस ओर जाती है। वक्तों के एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।